इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सारा उत्पादन लिया है और ज्यादा गोबर उपयोग करना, ज्यादा गौकृपा अमृतम करना, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गौकृपा अमृतम से 45 किलो की एवरेज की किलो है, उनके 800 ग्राम तक आलू चले गए, तो कोई आलू उनके लगभग 10% प्रोडक्शन 1 किलो प्लस थे। ऐसे ही उन्होंने हल्दी के अंदर गौकृपा अमृतम उपयोग करते गए, वैसे ही उनका कर्क्यूमिन के अंदर फर्क आया, क्वालिटी और गुणवत्ता और प्रोडक्शन में भी फर्क आया। बातें करते कि ज्यादा उत्पादन होगा तो किसान स्वीकार करेंगे, किसान का मुनाफा। तो देवेश भाई उसके सही एग्जाम्पल, सही उसका एक उदाहरण बने हैं। पूर्ण मात्रा में गोबर उपयोग कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ज्यादा जितनी गाय देश के लिए उतना ज्यादा मुनाफा होगा, उसको अवसर में बदलना है। सॉइल में अगर ताकत है तो कुछ भी आप उगा सकते हो। तो आपके ऑर्गेनिक इनपुट के साथ गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया का समन्वय होगा तो आपकी सोना उगाने की कैपेसिटी आपकी सॉइल रखती है कि कम खर्चों में इसका यूज किया जा सकता है। और किसान को अगर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंजिंग पार्ट आता है या केमिकल फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ये जो गौकृपा अमृतम है ना, वो ब्रिज है कि हम अगर सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं तो गौकृपा अमृतम यूज करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ज्यादातर ट्यूबर क्रॉप्स करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप करते हैं, पल्सेस करते हैं, ग्रेन्स करते हैं, मिलेट्स करते हैं, स्पाइसेस करते हैं। और क्रॉप में डिटेल में अगर बताऊं तो हम बनाना के खेत में हैं, आलू, जिंजर, टर्मरिक, यैम, पोटैटो, व्हीट, फिर ज्वार, अश्वगंधा किसी ने दिया होगा, याद नहीं है, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई किया 200 लीटर ड्रम में देसी गाय की छाछ और गुड़ डालकर सुबह शाम 5-5 मिनट हिलाया और जो मटेरियल तैयार हुआ तो हमने शुरुआत में उस टाइम के जो क्रॉप्स थे उसमें हमने एप्लीकेशन किया था। तो माइंडसेट यही था कि हम कुछ फ्लेवर एंड कलर के हिसाब से वेस्ट डिकम्पोजर जैसा यूज करते हैं, लेकिन पता चला कि ये वेस्ट डिकम्पोजर का काम अलग है और गौकृपा अमृतम का काम अलग है। जो पहली इम्पैक्ट मुझे समझ आई वो ग्रोथ प्रमोटिंग की थी। तो मेरे लिए एक एक्साइटिंग था कि यार ये क्या हो गया। मतलब इस केले का खेत जो आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मिनिमम में बात करूं, मिनिमम तो ये 35-37 केजी की है, जो किसान 25-30 केजी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ 35-37 केजी से तो लूम यहाँ शुरू होती है और मैंने एवरेजली जो 2-3 लूम काटी थी ना उसका हमें 45 केजी मिला है। मुझे पता है कि मेरे खेत में इससे भी ज्यादा लूम का प्रोडक्शन आया हुआ है। शुरुआत में 1 एकड़ में मैंने अपना ऑर्गेनिक गोबर इनपुट मैनेजमेंट में मैंने 25 ट्रॉली यूज किया था, जो मेरे हर साल का इनपुट मैनेजमेंट है। और करीबन 4 से 5 बार गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया 1000 लीटर का बैरल्स हमने इसमें वाटर इरिगेशन के साथ दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ खर्चा बीड मैनेजमेंट का आया है। तो मैंने हल्दी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लिया है। कर्क्यूमिन लेवल मैं बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में 3.5-5 के बीच में मैं अप्रोक्सीमेटली कर्क्यूमिन गेन करता हूं। लेकिन इस बार जो हम गौकृपा अमृतम के बाद के जो मेरे पास फील्ड ऑब्जर्वेशन है वो 6+ कर्क्यूमिन है। तो क्वालिटी एंड कलर, इसको बोलते हैं ऑलियोरेजिन एंड कर्क्यूमिन, हंसते नुकसान किया है। मतलब ये हंसने वाली बात है, बट इससे मैं ये जो बताना चाहता हूँ इसका गलत मतलब मत समझिए। मेरे खेतों में आलू की साइज बहुत बड़ी हो चुकी थी। नुकसान मतलब मुझे वो प्रोडक्शन मिला है कि यार इस आलू को खरीदेगा कौन। गौकृपा अमृतम का बैक्टीरिया का ये आलू का रिजल्ट है। और ऐसा नहीं कि एक बार, ये हर बार होता है, चाहे आलू का खेत हो, हल्दी अदरक का खेत हो, गेहूं का हो, बनाना का हो, हार्वेस्टिंग हो गया हो या हार्वेस्टिंग स्टेज में हो, हम लास्ट पानी देते तब भी हम बैक्टीरिया या गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया देते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगला क्रॉप करेंगे उनके लिए भी हमें जमीन तैयार करनी है, उनके लिए भी सॉइल की ताकत चाहिए। गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया का कोई खर्चा नहीं है आपके पास, बस आपको टाइम मैनेजमेंट है और वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। प्लांटेशन से पहले बहुत बड़ी मात्रा में, मान के चलिए कि अगर हम बीघा बोल रहे हैं तो बीघा में 10 ट्रॉली हमारा ये कंपोस्ट जाता है। तो ये कॉस्ट लगती है, लेकिन हम पूरे क्रॉप सीजन में फिर आराम से रहते हैं, हमें फिर उतना पूर्ति खातर की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने गुजराती क्रिटिक्स में अगर मैं बात बताऊं कि હું નાખું છું ને એટલે કમાઉં છું અને હું કમાઉં છું એટલે નાખું છું, इन द सेंस कि मैं ये सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स डालता हूं इसलिए मैं कमा रहा हूं, और मैं कमा रहा हूं इसलिए मैं डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं अपने खेतों में वो रिटर्न इन्वेस्ट कर रहा हूं। गौड़ नाखो એવું ગળ્યું થાય। सो आप कितना इसको मीठा बना सकते हो तो वो आपका गुड़ है। तो गौड़ नाखो એવું ગળ્યું થાય। दूसरा, आ घी તમારી ખીચડીમાં ઢોરાવાનું છે। सो आपकी खिचड़ी और आपका घी है यार, नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसमें कैलकुलेशन कॉस्ट मत गिनिए, आपका खिचड़ी में आपके घी डालते रहिए, आपको ही वो घी खाने को मिलेगा और बेहतर मिलने वाला है। अगर जिंदगी इसी में निकालनी है, इसी से पैसे लेने हैं, यही हमारी महालक्ष्मी है, तो इन महालक्ष्मी को समझिए और इस विज्ञान से आगे बढ़िए। अदरवाइज आगे की पीढ़ी तो बता नहीं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की पीढ़ी को हमें ताकत वाली जमीन देकर जाए। तो ऐसी चीज हम जितने भी लोग जानते हो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये बात हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए है। करीबन 80% बनाना हमने हार्वेस्ट कर दिए है और अगले 15-25 दिन के अंदर ये खेत खाली हो जाएगा।
नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम बहुत विशेष युवा किसान से मिलने जाएंगे, युवा किसान की बातें करेंगे कि जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सारा उत्पादन लिया है, उन्होंने बहुत सारा मुनाफा किया है और काफी युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। तो लगभग 7 साल से देवेश भाई पटेल, जिनका सत्व ऑर्गेनिक है और वो बहुत दिल से गाय आधारित जो हम बातें कर रहे गौ कृपा अमृतम और ज्यादा गोबर उपयोग करना, ज्यादा गौ कृपा अमृतम करना, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो देवेश भाई गुजरात के अलग अलग विभागों में भी उनका सहयोग रहा है, कृषि यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं। कृषि यूनिवर्सिटी में एक जगह पे ऑर्गेनिक जो बनी है उसके मेंबर भी है प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटी के। संग संग उनका बहुत बड़ा अच्छा एफपीओ है ऑर्गेनिक का। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बातें करते कि ज्यादा उत्पादन होगा तो किसान स्वीकार करेंगे, किसान का मुनाफा। तो देवेश भाई उसके सही एग्जाम्पल, सही उसका एक उदाहरण बने हैं। और देवेश भाई की मैं शुरुआत करूं तो गुजरात में आणंद में सबसे ज्यादा अच्छी केले की खेती होती है और लगभग G9 वैरायटी उपयोग करते टिश्यू कल्चर की, और उसमें लगभग सभी लोगों की एवरेज 21 किलो के आजू बाजू उत्पादन रहता है जो हैवी केमिकल के डोज पे ले रहे हैं। लगभग 19, 20, 21 इस प्रकार की आती है, अलग अलग, कोई 22 के करीब, लेकिन 21 के आजू बाजू रहता है। इन्होंने गौ कृपा अमृतम से 45 किलो की एवरेज की केले किलो है और आप खुद इस वीडियो में देखेंगे कि 45 किलो तो लाखों रुपया पर एकड़ वो प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने हल्दी के अंदर गौ कृपा अमृतम उपयोग करते गए, वैसे ही उनका कर्क्यूमिन के अंदर फर्क आया, क्वालिटी और गुणवत्ता और प्रोडक्शन में भी फर्क आया। उस हिसाब से मैं ऐसा कह सकता हूं कि हल्दी के अंदर भी बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करके मुनाफा कर रहे और काफी किसानों को प्रेरणा दे रहे। ऐसे ही अलग अलग फसलों में, आलू से लेकर के, आलू में कोई भी गाय आधारित करने में प्रोडक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेकर के दिखाया। मैं हमेशा मेरे पीपीटीज में दिखाता हूं कि इनके 800 ग्राम तक आलू चले गए, तो कोई कोई आलू उनके लगभग 10% प्रोडक्शन 1-1 किलो प्लस थे। तो देवेश भाई भरपूर मात्रा में गोबर उपयोग कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि ज्यादा जितनी गाय देश के लिए उतना ज्यादा मुनाफा होगा, उसको अवसर में बदलना है, उनको नेगेटिव नहीं सोचना है। उनका गोबर को सुपाच्य स्वरूप में खेत के अंदर डाल के और ज्यादा गौ कृपा अमृतम करेंगे, उतनी ही जमीन में ज्यादा उत्पादन मिला, ज्यादा मुनाफा मिला, तो एक बिजनेस कोई शहर में जाके छोटा कर रहे या बड़ी कोई नौकरी कर रहे, उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है कृषि, और उस कृषि को सही ढंग से करना। तो वो देवेश भाई ने बहुत अच्छे से किया है। तो आइए देवेश भाई के मुख से ही सुनेंगे उनकी जो भी सारी अच्छी गतिविधियां है। और अभी हमारे हाल ही 10 दिन पहले गौशाला में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे। उनके हाथों से उनके परिवार का सम्मान हुआ कि गाय आधारित इतना उत्पादन ले सकते हैं, उसके लिए भी उनको अभिनंदन। देवेश भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस गौ कृपा अमृतम अभियान में, क्योंकि उनके लगभग बहुत बड़ी मात्रा में एफपीओ के मेंबर भी उपयोग कर रहे हैं। जो भी उनके फार्म पे जाते हैं उनको गौ कृपा अमृतम भी देते हैं, और गोबर का भरपूर मात्रा में उपयोग करना और गौ कृपा अमृतम का भरपूर उपयोग करना, उसका बहुत अच्छा उन्होंने परिणाम लिया है। तो हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद कहूंगा देवेश भाई को कि आप अच्छे युवाओं को प्रेरणा दे रहे, और दिल से मिलकर हम लोग सब काम करेंगे। मेरा नाम देवेश पटेल है और मैं गुजरात आनंद डिस्ट्रिक्ट बोरियावी गांव से हूँ। मैं 99 का बैच का एक कंप्यूटर इंजीनियर किसान हूँ। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो मुझे गिफ्ट में मिला है, क्योंकि जब मैं खेती में समझने सीखने आया तो ऑलरेडी मेरी खेती ऑर्गेनिकली कन्वर्ट हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने 92 से फार्मिंग शुरू कर दिया था ऑर्गेनिक। मैं 98-99 में खेती में समझने में आया, लेकिन इमोशंस थे मेरे पिताजी के पास और उन्होंने ये जैविकता स्वीकार की, क्योंकि उस टाइम पर ना बाजार था, ना इस तरह की सोचें थी, ना इस तरह का माइंडसेट था, ना इस तरह का बाजार था। तो जैविकता जो स्वीकार करना, वो इमोशंस थे नेचर के साथ, सॉइल के साथ। 2004 के बाद मैं विज्ञान से जुड़ा और विज्ञान से मुझे समझ आया कि सॉइल है वो एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, पेस्ट है, फ्रेंड्स बग्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वीड मैनेजमेंट है। तो ये जो सारा विज्ञान है वो शायद मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे 2002-04 के बाद पता चला, और आज मैं इमोशंस एंड साइंस के साथ अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं कर रहा हूं। मेरे पास अगर आप संस्था पूछ रहे तो बहुत सारी संस्था है जिसमें मैं अपना अनुभव बांटता हूं और उनका भी अनुभव लेता हूं।
सरकारी संस्था भी है, अर्ध संस्कारी भी है, सरकार संस्थाएं भी है, प्राइवेट भी है। जैसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो सत्व ऑर्गेनिक एक खुद का मेरा इनिशिएटिव है। दूसरा द वन गुजरात ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका मैं स्टेट लेवल का एक एफपीओ जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, और इस एफपीओ का काम ज्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का मार्केटिंग का रहता है। OFAI ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल लेवल पर किसानों की एक एक्सटेंशन एक्टिविटी की बड़ी संस्था है, जिसमें मैनेजिंग कमेटी हूँ। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट गोपका, जहां पर एडवाइजरी गवर्निंग बॉडी में हम अपनी सेवाएं लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी संस्थाएं जिसमें हम एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग प्रोसेसिंग, जो जिस संस्था का बेसिकली काम है उनके साथ जुड़े हुए हैं और अपना अनुभव साझा करते रहते हैं, एक दूसरे से सीखते और सिखाते रहते हैं। तो अगर सॉइल मैनेजमेंट की बात करें तो मैं यहाँ गुजरात में अगर बताऊंगा तो 20 बीघा, हम बीघा में ज्यादातर बातें करते हैं, तो 20 बीघा हमारी खुद की जमीन है और 30 बीघा हमने लीज पे की हुई, तो कुछ 51 बीघा पूरी सर्टिफाइड अंडर ऑर्गेनिक के साथ हम इसको खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिसमें हम ज्यादातर ट्यूबर क्रॉप्स करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप करते हैं, पल्सेस करते हैं, ग्रेन्स करते हैं, मिलेट्स करते हैं, स्पाइसेस करते हैं। और क्रॉप में डिटेल में अगर बताऊं तो हम बनाना के खेत में हैं आलू, जिंजर, टर्मरिक, यैम, पोटैटो, व्हीट, फिर ज्वार, अश्वगंधा, कुछ वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें ज्यादातर हम यहाँ पर ग्रो करते हैं अंडर द ऑर्गेनिक। यहाँ पर 24 गुंठे को बीघा बोला जाता है। बंसीगिर गौशाला का जो मेरा अनुभव है, करीबन 2016-17 के आजू बाजू मैंने कहीं, जहां पर मैं एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेता था, कहीं सीखने समझने जाता था, तो मुझे ये गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया के बारे में समझ आया था। उससे पहले मैं अगर बात करूं तो वेस्ट डिकम्पोजर ज्यादा हम खेतों में यूज करते थे। अब जब गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया हमारे सामने आया तो हमें इक्विवेलेंट लगता था कि भाई ये एक वेस्ट डिकम्पोजर है और इक्विवेलेंट मटेरियल लाइक गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया। अब दिखने में दोनों अलग थे तो लगा कि सेम है, लेकिन जब किसी ने दिया होगा, याद नहीं है, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 200 लीटर ड्रम में देसी गाय की छाछ और गुड़ डालकर सुबह शाम 5-5 मिनट हिलाया, और जो मटेरियल तैयार हुआ तो हमने शुरुआत में उस टाइम के जो क्रॉप्स थे उसमें हमने एप्लीकेशन किया था। तो माइंडसेट यही था कि हम कुछ फ्लेवर एंड कलर के हिसाब से वेस्ट डिकम्पोजर जैसा यूज करते हैं, लेकिन पता चला कि ये वेस्ट डिकम्पोजर का काम अलग है और गौ कृपा अमृतम का काम अलग है। जो पहली इम्पैक्ट मुझे समझ आई वो ग्रोथ प्रमोटिंग की थी। सो मेरे लिए क्यूरियोसिटी थी कि ज्यादातर किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स में कोई हार्मोन्स यूज कर लेते हैं या यूरिया अगर यूज करेंगे तो उसको एक बूस्ट मिलती है और उसको लगता है कि यार हमें कुछ प्रभाव अच्छा मिला, लेकिन गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया में उस टाइम मुझे कुछ मेरी कमोडिटी में ग्रोथ में बूस्ट मिला था। तो मेरे लिए एक एक्साइटिंग था कि यार ये क्या हो गया, मतलब इतना तो कुछ पहले मैंने ज्यादातर ऑर्गेनिक इनपुट यूज करते और ऑर्गेनिक का काम जो है वो स्लो एंड स्टेडी मोशंस पे काम करना होता है, लेकिन गौ कृपा अमृतम का थोड़ा एक प्रभाव थोड़ा जोर शोर से मिला मुझे। तो फिर मैंने डिटेल्स में जानने को प्रयत्न किया तो पता चला कि गोपाल भाई सुतरिया और गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया जिन्होंने ये कुछ बनाया है और दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि इनकी एक्सटेंशन एक्टिविटी लोगों को अवेयर करना और फ्री में बांटना और उसके बारे में लोगों को ज्ञान साझा करना वो बाद में पता चला। 1-2 बार बहुत टाइम पहले करीबन 6-7 साल पहले उनके फार्म पर मुझे जाने का मौका मिला था और रूबरू उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी अपने गौशाला में जो भी आश्रम के लड़के वहाँ पढ़ते हैं और उनका जो किचन गार्डनिंग है वहाँ पर मैंने भिंडी वगैरह देखे थे, तो वहाँ आज भी मेरे पास वो पिक्चर्स है और उन पर बायो पेस्ट काम कर रही थी, तो वो मेरे लिए भी एक खुशी का माहौल था। तो वो पिक्चर्स आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो जो पेस्ट का मैंने पिक्चर लिया जो बायोडाइवर्सिटी पर काम कर रहे थे और उनकी जो भिंडी थी उसका जो रिजल्ट था ना वो बढ़िया था। और उस टाइम गोपाल भाई ने तोड़ के कच्चा भिंडी खिलाया और खाया और उसकी जो फ्लेवर एंड टेस्ट था ना वो मेरे लिए पहली बार टेस्ट था, क्योंकि ग्रो करना और उसकी चीजों का उपयोग का रिजल्ट लेना तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आया। फिर पता चला कि इसमें क्या ऐसा मटेरियल है जिससे इसका फायदा मिल रहा है।
तो उस टाइम गोपाल भाई ने कुछ चीज़ें बताई थी कि ये गौकुप्रा अमृतम बैक्टीरिया है वो क्या है, हम कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या किस तरह की अंदर के न्यूट्रिशंस है, किस तरह की फंगल है, कोई बैक्टीरिया है, वो सारी चीज़ों का उन्होंने हमें ज्ञान साझा किया और लगा कि यार ये काफ़ी कम खर्चों में इसका यूज़ किया जा सकता है। और किसान को अगर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंजिंग पार्ट आता है या केमिकल फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ये जो गौकुप्रा अमृतम है ना, वो ब्रिज है कि हम अगर सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं तो गौकुप्रा अमृतम यूज करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज्यादातर आप अपने खेतों में ऑर्गेनिक इनपुट्स बढ़ाते हैं, कुछ भी आपका आपके खुद का फार्म यार्ड मैन्योर है, आपके कंपोस्ट है, आपका गोबर है, आपका ग्रीन मैन्योर है, आपका किसी भी तरह का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप यूज कर रहे हो जो आपकी जमीन को उपजाऊ ले रहा है, और उसके साथ साथ गौकुप्रा अमृतम बैक्टीरिया यूज कर रहे हो ना, मेरा ये व्यक्तिगत रिजल्ट है कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे और एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। इस केले का खेत जो आप देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मिनिमम में बात करूं, मिनिमम तो ये 35-37 केजी की है, जो किसान 25-30 केजी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ 35-37 केजी से तो लूम यहाँ शुरू होती है, और मैंने एवरेजली जो 2-3 लूम काटी थी ना, उसका हमें 45 केजी मिला है। मुझे पता है कि मेरे खेत में इससे भी ज्यादा लूम का प्रोडक्शन आया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको वो वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा कि इसको काट के आपको वजन दिया। लेकिन अगर ये 1 एकड़ मेरे केले का फार्म है तो मेरा जो इनपुट है, मैं बताऊं पूरा आपको पता है 1.5 साल का जो उसका जो क्रॉप साइकिल होता है, तो शुरुआत में 1 एकड़ में मैंने अपना ऑर्गेनिक गोबर इनपुट मैनेजमेंट में मैंने 25 ट्रॉली यूज किया था, जो मेरे हर साल का इनपुट मैनेजमेंट है, और करीबन 4 से 5 बार गौकुप्रा अमृतम बैक्टीरिया 1000 लीटर का बैरल्स हमने इसमें वाटर इरिगेशन के साथ दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ खर्चा वीड मैनेजमेंट का आया है। और हम बनाना को इतना लूम आया है कि हमें टेके देने पड़ रहे हैं, ताकि हैवी वजन से लूम में थारी नम गई है तो वो टेके का खर्चा, मतलब कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट मुझे मिल रहा है। सो ओवरऑल गौकुप्रा अमृतम बैक्टीरिया से मुझे मतलब करीबन 7-8 साल से मैं यूज कर रहा हूं और डेडिकेटेड रिजल्ट है मेरे पास। सो यहाँ पर जो बनाना का प्लांटेशन कर रहे हैं वो 6 फुट बाय 6 फुट या 5 फुट बाय 5 फुट, ज्यादातर किसान यही प्लांटेशंस करते हैं रेस बेड पर, और वही लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ एकड़ में मान के चलिए कि 1200-1400 प्लांट्स जाते हैं, और लूम आप कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर आप बनाना का किसान है तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसी तरह से हल्दी में, वीट में, पोटैटो में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बढ़ानी है, तो गौकुप्रा अमृतम बैक्टीरिया आपको काफ़ी हेल्पफुल हो पाएगा। जो मेरे आलू के हल्दी के जो क्रॉप है जिससे मैं जाना चाहता हूँ, मतलब ये मेरे बताओ कि ट्रेडिशन क्रॉप्स है। अगर मैं ऐसा बताऊंगा कि मेरे यहाँ आलू या हल्दी 300 साल से हो रही है, तो आपके पास क्या अनुभव होने चाहिए। मतलब जब आप बोलते हैं कि पुरखों से हमारे यहाँ ये खेती हो रही है, तो आपको पूरी उसकी विज्ञान समझ आता है, और उस विज्ञान के आधारित जब इसको हमने क्रॉप किया है तो मैंने हल्दी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लिया है। कर्क्यूमिन लेवल मैं बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फंग में 3.5 के बीच में मैं अप्रोक्सीमेटली एक कर्क्यूमिन गेन करता हूं, लेकिन इस बार जो हम गौकुप्रा अमृतम के बाद के जो मेरे पास फील्ड ऑब्जर्वेशन है वो 6+ कर्क्यूमिन्स है। तो क्वालिटी एंड कलर, इसको बोलते हैं ना ऑलियोरेजिन एंड कर्क्यूमिन, और उसका जो कलर प्रॉपर्टी वो काफी ऑरेंज खिला हुआ है। सो स्पेशली हल्दी में मैंने ये ऑब्जर्व किया है। और आलू की बात करूं मैं, तो मैं एक बात यहां पर बहुत क्लियर स्टेटमेंट देना चाहूंगा, मैंने हंसते हंसते नुकसान किया है। ये गौकुप्रा अमृतम से मैंने हंसते हंसते नुकसान किया है, मतलब ये हंसने वाली बात है, बट इससे मैं ये जो बताना चाहता हूं इसका गलत मतलब मत समझिए। मेरे खेतों में आलू की साइज बहुत बड़ी हो चुकी थी। नुकसान मतलब मुझे वो प्रोडक्शन मिला है कि यार इस आलू को खरीदेगा कौन। कभी सोचते नहीं, ज्यादातर किसान प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आलू की साइज जो होती है ना वो 35 mm से 45 mm होता है तो किसान खुश हो जाता है। यहाँ हमारे पास 60 mm से ज्यादा और 7 इंच 8 इंच 9 इंच जैसा बड़े बड़े आलू होते हैं, और करीबन 20% प्रोडक्शन मेरे खेत में इस तरह का है। तो आई एम वरी अबाउट कि यार गौकुप्रा अमृतम का बैक्टीरिया का ये आलू का रिजल्ट है,
और ऐसा नहीं कि एक बार, ये हर बार होता है। तो कहने का मतलब है कि साइंटिफिकली अगर आप इसका यूज करेंगे तो प्रोडक्शन आपका बहुत बढ़िया आता है। केमिकल फ्री फार्मिंग में गौ कृपामृतम बैक्टीरिया का रिजल्ट अच्छा है। मैं अपने एक एक्सपीरियंस की बात करूंगा आपको। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर रहा हूं, ज्यादातर आप जो ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं ना, वो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे काम करता है, वो एक्चुअल फर्टिलाइजर रूप में नहीं है। वो सॉइल में जाएगा, डिग्रेडेट होगा और उसकी जो माइक्रोबायोलॉजी है, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, वो डिकम्पोजिशन होगा और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर में काम करेगा। तब जाके आपकी जमीन का कार्बन है, आपकी ताकत है, आपका एनपीके है, आपका कार्बन रेशियो है, वो इंक्रीज होगा। सीधा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है कि जिसको आपको रिजल्ट मिलता है। केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्ट मिलता है क्रॉप का, लेकिन सॉइल का सबसे बड़ा डैमेज इश्यूज है। सो ऑर्गेनिक इनपुट अगर आप यूज करते हो तो साथ ही साथ गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया सोने पे सुहागा, जैसे मैं एग्जांपल यहां आपको शेयर करूंगा। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक इनपुट फर्टिलाइजर के रूप में जब आप खेत में डालते हैं और साथ में साथ इरिगेशंस में गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया है, स्प्रे में गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, तो ये रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करने के साथ साथ पानी के साथ या फिर इरिगेशन के साथ छिड़काव में गौ कृपा अमृतम का यूज करेंगे तो आपका जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका बूस्ट, उसका एनहांस जरूर मिलेगा, जिसका रिजल्ट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी, फ्लेवर, अरोमा तक ये काम करता है। खैर ये तो प्रोडक्शन का हुआ, लेकिन जो सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी है, जो सॉइल का जो आपका ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बहुत बढ़िया आएगा। तो बोलते हैं ना कि सॉइल में अगर ताकत है तो कुछ भी आप उगा सकते हो। तो आपके ऑर्गेनिक इनपुट के साथ गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का समन्वय होगा तो आपकी सोना उगाने की कैपेसिटी आपकी सॉइल रखती है। बनाना के खेतों में आप जो देख रहे हैं, हम करीबन 80% बनाना हमने हार्वेस्ट कर दिए है और अगले 15-25 दिन के अंदर ये खेत खाली हो जाएगा और हम प्लांट को अंदर डिकम्पोजिशन कर देंगे और वही हमारा ग्रीन मैन्योर है। मतलब रेसिड्यू पैसिड्यू भी आप अपने खेत में डाल दीजिए, उससे भी आपकी जमीन की ताकत बढ़ेगी। दूसरी एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जो हमारा माइंडसेट है, शायद आप समझते हैं या करते नहीं करते मुझे नहीं पता है। लोग सोचते हैं कि भाई बनाना का प्रोडक्शन हो गया तो अब फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ हम ऐसा नहीं करते हैं। चाहे आलू का खेत हो, हल्दी अदरक का खेत हो, गेहूं का हो, बनाना का हो, हार्वेस्टिंग हो गया हो या हार्वेस्टिंग स्टेज में हो, हम लास्ट पानी देते तब भी हम बैक्टीरिया या गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया देते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगला क्रॉप करेंगे उनके लिए भी हमें जमीन तैयार करनी है, उनके लिए भी सॉइल की ताकत चाहिए। तो मेरा जो बेस्ट इनपुट है वो मैं बता रहा हूं कि हम ऐसा कभी नहीं सोचते, स्वार्थ वाली बात है कि अब खाद की जरूरत है तो नहीं देना है। गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का कोई खर्चा नहीं है आपके पास, बस आपको टाइम मैनेजमेंट है और वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बारिश कम हो जाने के बाद जब हम इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ केले अभी ऐसे हैं जिनको हमें पानी देना भी पड़ेगा, तो उस टाइम पर भी हम गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया डालेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे खेत में अमृत बैक्टीरिया जाएगा तो जब अगली फसल इसके बाद आलू की आने वाली है, उस टाइम जो जर्मिनेशन ग्रोथ के लिए सपोर्ट चाहिए, वहां गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया काम करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना काम बना के रखा है। तो मेरा आपसे ये भी एक सुझाव है कि जब भी आप अपने किसी भी क्रॉप में लास्ट वाटर यूज करते हो, इरिगेशन करते हो, आप अपना अमृतम बैक्टीरिया कंटिन्यूस एप्लीकेशन करिए क्योंकि वो अंदर जा रहा है, काम कर ही रहा है। मैं 2 गुजराती कहावत बताऊंगा जो मेरी फेवरेट है और वही ये लागू पड़ती है। गौड़ नाखो એવું ગળ્યું થાય। सो आप कितना इसको मीठा बना सकते हो तो वो आपका गुड़ है। तो गौड़ नाखो એવું ગળ્યું થાય। दूसरा, आ घी તમારી ખીચડીમાં ઢોરાવાનું છે। सो आपकी खिचड़ी और आपका घी है यार, नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसमें कैलकुलेशन कॉस्ट मत गिनिए, आपका खिचड़ी में आपके घी डालते रहिए, आपको ही वो घी खाने को मिलेगा और बेहतर मिलने वाला है। मेरे खेत है उसमें जो हमारा इनपुट मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा मेरी अगर मैं ओपन मोनोपोली कहूँ तो वो मेरा है कंपोस्ट खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम इकट्ठा करते हैं, उसको कंपोज करते हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन, फंगल मैनेजमेंट, ग्रीन, ड्राई, सब कुछ जैसे बोलते हैं नेडेप पद्धति, उससे हम पूरा कंपोस्ट तैयार करते हैं। और हमारे खेत में प्लांटेशन से पहले बहुत बड़ी मात्रा में, मान के चलिए कि अगर हम बीघा बोल रहे हैं तो बीघा में 10 ट्रॉली हमारा ये कंपोस्ट जाता है। तो ये कॉस्ट लगती है, लेकिन हम पूरे
क्रॉप सीजन में फिर आराम से रहते हैं, हमें फिर उतना पूर्ति खातर की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने गुजराती क्रिटिक्स में अगर मैं बात बताऊं કે હું નાખું છું ને એટલે કમાઉં છું અને હું કમાઉં છું એટલે નાખું છું, इन द सेंस कि मैं ये सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स डालता हूं इसलिए मैं कमा रहा हूं, और मैं कमा रहा हूं इसलिए मैं डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मैं अपने खेतों में वो रिटर्न इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो इस लॉजिकल मैटर से अगर आप काम करेंगे, आपके खेतों में एक छोटा से मॉडल पर एक्सपेरिमेंट शुरू करिए। अगर आपको विश्वास या श्रद्धा में समझ नहीं आती है, विज्ञान समझना है, तो एक छोटे प्लॉट पर डेडिकेटेड इनपुट मैनेजमेंट के साथ रिजल्ट देखिए। अगर लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है, आप अपने फार्म पे एक्सपांड करिए और इसका उपयोग करिए। जो एफपीओ हम काम कर रहे हैं, गुजरात का सबसे बड़ा स्टेट लेवल का एफपीओ है द वन गुजरात ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं। अब मैं ये जो एफपीओ का चयन किया हुआ है तो ये पूरा ऑर्गेनिक एफपीओ है। सो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो डेडिकेटेडली गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया यूज करते हैं। दैट्स इन बिलीविंग, उन्होंने देखा है कि कुछ साइंटिफिक फार्मर्स ने यूज किया हो, इनका रिजल्ट है, तो अपने आप उन लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। और हम यकीनली जब हम अपनी एग्रीकल्चर एडवाइजरी बताते हैं या हम एग्रोनॉमी सर्विसेज देते हैं तो उनमें गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का हम भलामन जरूर करते हैं। और काफी ऐसे किसान हैं जिसके नियमितता है, उसकी डिसिप्लिन है कि वो और कोई खाद मिले ना मिले, अपने खेतों में 200 लीटर 400 लीटर का वो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया अपने खेतों में वो जरूर डालता है, और वो मानता है कि इससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन लेवल एंड प्रोडक्शन मिलता है। तो वन गुजरात एफपीओ के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक किसान हैं जो इसका उपयोग करके अपने खेती में खर्चा कम करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। मैं ये जो 1 एकड़ का फार्म है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो बनाना G9 वेराइटीज मैंने प्लांटेशन की है, इसमें ज्यादातर 80% प्लांटेशन मतलब सॉरी हार्वेस्टिंग हो चुका है, और कुछ कुछ जो बनाना है वो रह चुके हैं। कुछ जो कीड़े हैं, आप देखेंगे अभी गुजरात में जिस तरह का बाढ़ आई और नुकसान हुआ, तो उसमें कुछ प्लांट मेरे गिरे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ 2-3% है। अगर हम खेतों में देखें तो ज्यादातर क्रॉप्स मेरे खड़े हैं। तो मुझे ये एक सेटिस्फेक्शन आ गया कि मेरी खेती, मेरी जमीन में जो ताकत है, सो मेरे प्लांट को पकड़ के रखा हुआ है ताकि उसने गिरा नहीं। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी खेती में काफी प्लांट लॉस हुए, उनका क्रॉप भी लॉस हो गया। मेरे यहाँ भी है 1% 2%, लेकिन ज्यादातर जो सॉइल की जो ताकत है, उस ताकत ने जो प्लांट के रूट पकड़ के रखे हैं ना, उन चीजों से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये ऑर्गेनिक का एक मुझे बेनिफिट मिला, और कुदरत ने मुझे एक अच्छा मौका दिया जिससे मैं सस्टेन हुआ हूं। तो करीबन गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया और गोबर इनपुट की तरफ से 35-37 केजी से ये प्रोडक्शन शुरू हुआ है। ज्यादातर किसान जो बनाना हार्वेस्ट करते हैं तो वो करते हैं 25 केजी से शुरू करते हैं, जबकि मेरे यहाँ 35 केजी से शुरू हुआ, और मैंने रैंडमली बनाना काटे हुए वो मुझे 45-46 केजी तक मिले हुए हैं। और भी वजन होगा, लेकिन मैं वजन के लिए खेती तो करता हूं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं ढूंढा कि कहाँ बड़ी लूम है बड़ी लूम है। मुझे ये पता है कि मेरी जमीन पे मुझे विश्वास है और मुझे वो देगी ही देगी। और जितना अच्छा प्रोडक्शन आता है उतना अच्छा आप सस्टेन होते जा रहे हैं। आइए, सो ये जो बनाना अगले 15-20 दिनों के अंदर हार्वेस्ट हो जाने वाले हैं। तो ये जो सारे पौधे हैं, जो उसके रूट्स है, थड़ है, वो सारा हम अंदर दबा देंगे, मतलब कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। सो रेसिड्यू और पेसिड्यू सारा अंदर जाएगा। इनफैक्ट जो बिगड़े हुए बनाना है, जो ओवर राइपिंग हो चुके हैं, वो भी हमने अंदर छोड़ दिए हैं। वो डिकम्पोजिशन होंगे, इसमें भी बहुत सारे मात्रा है जो हम अपने बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन लेने वाले थे, वही चीज मेरे सॉइल को मिल रही है। तो बैक टू बेसिक्स या बैक टू रूट्स जो बोलते हैं, तो अपनी जमीन में जो हमने ग्रो किया है वही हम अपनी धरती माँ को वापस दे रहे हैं। सारे प्लांट्स हम अंदर कटिंग करके दबा देंगे। उसका जो भी पानी है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, मुझे आगे आलू की खेती में बहुत फायदा होने वाला है। और ये मैंने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी बहुत बार मैंने केले को हार्वेस्टिंग करके उसके बाद का अगर गेहूं लिया है, आलू लिया है, तो मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो आपका खाद आपके खेतों में ही है और उसी को रिसाइकल करके ही आपको यूज करना है।
दूसरी एक बात अगर हम करें तो बनाना एक मोनोक्रॉपिंग भी है। ज्यादातर हम अर्लियर हल्दी सूरन ज्यादातर करते ताकि वो हम अप्रैल मई में प्लांटेशन कर देते हैं और इस टाइम में हम हार्वेस्टिंग भी कभी कभी कर लेते हैं, अर्लियर हार्वेस्टिंग। सो मोनोकल्चर ना करते हुए मिक्स क्रॉपिंग में काफी ऐसी चीजें जो हम बनाना के साथ मिक्स कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का जो तात्पर्य ये था कि मेरा जो क्रॉप पैटर्न है ना, वो चौथे साल में वो वापस उस क्रॉप को आएगा। मतलब हम क्रॉप रोटेशन में बहुत मानते हैं साइंटिफिकली। एक साल कंप्लीटली बेड रेस्ट, नो मोर प्रेगनेंसी, और उसके बाद मान के चलिए कि केला इसमें हार्वेस्ट किया, उसके बाद आलू आएगा। आलू करने के बाद इसमें 4 साल डिफरेंट डिफरेंट फसल आएगी। केला यहां 4 साल तक नहीं आने वाला है, वो 4 साल के बाद वापस आएगा। सो उसकी जो क्रॉप डिमांड है, उसकी जो डिजीज मैनेजमेंट है, उसका जो सॉइल वर्किंग कंडीशन है, वो आपको पूरा फायदा करता है। हम जब एक ही क्रॉप बार बार उसी जमीन में करते हैं तो उसका जो माइक्रोबियल मैनेजमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, और उस वजह से हमें वो किसानों को फायदे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, हम एक क्रॉप को पकड़ रहे हैं, हम एक ही क्रॉप पर सस्टेन हो रहे हैं, लेकिन जमीन में वो क्रॉप बदलती रही है, तभी आपको उस क्रॉप का फायदा होगा और कम लागत आएगी। वरना एक ही जमीन पर बार बार आप मोनोक्रॉपिंग या फिर उसी क्रॉपिंग को कंटिन्यू करेंगे तो मुश्किल है कि आप खेती में सस्टेन हो। सो अब ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जो हमारे पुरख मतलब पुराने हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो खेतों में बिजनेस के लिए नहीं ग्रो करते थे, खाने के लिए ग्रो करते थे। लेकिन हमें पूरी फैमिली की भूख मिटानी है, तो भूख मिटाने के लिए हमें साइंस को समझना पड़ेगा और उस विज्ञान को समझकर ही हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा। अगर जिंदगी इसी में निकालनी है, इसी से पैसे लेने हैं, यही हमारी महालक्ष्मी है, तो इन महालक्ष्मी को समझिए और इस विज्ञान से आगे बढ़िए। अदरवाइज आगे की पीढ़ी तो बता नहीं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की पीढ़ी को हम एक ताकत वाली जमीन देकर जाए। एक चीज देखेंगे आप, तो यहां थोड़ा सा जूम करिए। ये बनाना ओवरराइप हो चुका था, तो हमने इसको खेतों में ही डाल दिया। ये बाहर भी डाल सकते थे, हम मान के चलिए आम किसान इसको कचरा भी समझ लेता है, 2-4 रुपए में भी कोई बिक्री कर देता है, कुछ लोग गायों भैंसों को भी खिला देते हैं। मैं जो अपना इनपुट मैनेजमेंट करता हूँ, ज्यादातर जो मेरे पास जो इनपुट मैनेजमेंट है वो दूसरा कुछ ऐसे डेयरी फार्मर्स है जिनके पास से मुझे लेना पड़ता है ऑर्गेनिक इनपुट्स, जिसको हम डिकम्पोजिशन करते हैं, वो खेत में डालते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे खेतों में जो भी आप ग्रो करते हैं, मतलब जो भी रेसिड्यू पेसिड्यू लीव्स रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो नहीं काम के, वो जमीन में दबा देते हैं और उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं, तभी सॉइल जिंदा रहती है। दूसरा ये है कि पुरखों से हम अपना क्रॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में हमने महारत हासिल कर ली है, लेकिन हमने साइंटिफिक अप्रोच अपने खेतों में कभी नहीं लाया है। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं बनाना का किसान हूँ, मेरे दादाजी ने बनाना की जिंदगी खत्म की है, मेरे पिताजी ने जिंदगी उसमें बनाना में निकाली, और मैं भी बनाना कर रहा हूँ बीइंग अ ट्रेडिशनली फार्मर। हमने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि जिस तरह से वातावरण बदल रहा है, जलवायु बदल रहे है, पानी बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहे है, मैं मार्केट की बात करूं तो ग्राहक की डिमांड भी बदल रही है। सो फार्म टू फोक की बात तो हमारे लिए एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन एक आसान सी बात मैं कहना अगर बताऊं तो, आप जो क्रॉप कर रहे हैं, क्या उसका पूरा विज्ञान आपको पता है कि उस प्लांट को कब, कितना, कैसे, कहां, क्यों देना है? ये चीज अगर हम समझ गए ना, तो हमारा
एग्रीकल्चर में हमारा ग्रोथ पक्का है। सरकार डबल इनकम की बात कर रही है, वो इसी तरह के साइंस से आती है कि हम कैसे खर्चे घटाएं ताकि हमारा खर्चा कम लागे। अगर आप बनाना के फार्मर हो तो आपको पूरा टेम्परेचर, उसकी क्रॉप डिमांड, उसकी पत्ता, उसका रूट, उसका फ्रूट कब क्या कैसे मांगेगा, हमें कितना देना है, कितना अर्लियर देना है, अगर ये विज्ञान समझ लेंगे ना तो हमारी कॉस्ट कम आ जाएगी। सेकेंडरी ये है कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, पका तो सब लेते हैं, बिक्री करना इस देश के किसान को नहीं आता है। तो आप लोकल मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, धीरे 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 फिर वैल्यू एडेड में जा सकते हैं, और आप अपने आजू बाजू की जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। किसानों को बाजार नहीं मिल रहा है तो एक आम बात यह है कि आप अपने लोकल मार्केट को स्ट्रॉन्ग करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को खेतों पे बुलाए, पूरी बायोडाइवर्सिटी दिखाए, केला कैसे पकता है, मतलब आपकी जो भी कॉमोडिटी है वो कैसे पकती है, कितना खर्च लगता है, किस तरह से आपको चैलेंजिंग आती है, किस तरह का आपको नेचुरल डिजास्टर्स, पेस्ट की तरफ से आपको दिक्कत आती है, तब जाके आप अपना रुपया लोगों से मांग रहे हो। खैर ये तो अपना हक है रुपया मांगना, लेकिन फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हम इस तरह का कल्चर यूज कर रहे हैं, जब इस तरह का हम ऑर्गेनिक खाद यूज कर रहे हैं, हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा खाना देना है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अच्छा ग्रो करें, सोसाइटी को अच्छा खिलाएं और देश की आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें। आइए। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कुछ अपना वापस अपने लोगों को देना चाहते हैं, कुछ अपने माता पिता को देते हैं, कुछ अपने गुरु को देते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को देते हैं। हम किसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कुदरत को कुछ वापस देना पड़ेगा। अच्छे विचार वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि ये कार्य अच्छा हो रहा है, ये विचार अच्छा है, ये आचार अच्छा है और दूसरों में कहने से भला होता है, जिसमें आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोग एक साथ आगे आए, एक साथ जुड़े और समाज को, खाने वाले को, उपभोक्ताओं को, किसानों को, सबको वो अपना अनुभव बांटे और लोगों को अवगत कराए कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इस तरह से भी खेती की जा सकती है और इससे भी फायदा हो सकता है। तो ऐसी चीज हम जितने भी लोग जानते हो, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और ये बात हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए है। भारत पुनरुत्थान की बात है, संस्कृति पुनरुत्थान की बात है, हमारी वैदिक ऋषियों की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी उसी को वापस हमें खड़ी करनी है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सोच को आगे लाने के लिए हमारे मन में ये विचार लाना जरूरी है, तभी हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर हमने थोड़ा सा सेल्फलेस वाला व्यवहार रखा, स्वार्थ वाला व्यवहार रखा, तो काट लग जाएगा, जंग लग जाएगा अपने आदमी बंदे को या दिमाग को। आप ना खुद आगे बढ़ेंगे, ना अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छी विचारधाराओं के लिए ऋषि मुनियों ने तो यही किया है। आज हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं ड्यू टू ऋषि मुनियों ने ये विचार उठाए और उन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियों में हमें दिया, तब जाके आज हम अच्छे इंसान बने हुए हैं। ऋषि मुनियों की ये जिम्मेदारी थी, हमारी भी ये जिम्मेदारी है और आगे वाली पीढ़ी की भी जिम्मेदारी रहेगी कि ज्ञान रुकना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, अकेले या सबके साथ। यकीन आप बनाना मेरा जितने भी हार्वेस्ट किए हुए हैं वो, और जो डैमेज लग रहा है, जो मार्केट के लिए तैयार नहीं थे या जो कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा था वो, और जो बनाना हार्वेस्ट करके उसके सेंट्रल्स, जो उसकी जो पूरी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, जिस पर बनाना पूरा टिकता है, जहां पर ब्लूमें लगती है, तो उस डंडे को भी हमने वापस छोड़ दिया है और ये धीरे 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 सारे कंपोस्ट होने वाले हैं और इसी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस है, ऐसे एसिडिक है जो मेरे क्रॉप में नेक्स्ट लेवल, सॉइल को नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूव करने वाले हैं। कॉमन साइंस, आपके खेतों का जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट है, वापस खेतों में डालिए और उसको ही फर्टिलाइजर मान के अपनी सॉइल को इंप्रूव करिए।